तो सवाल ये बड़ा उठता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर गाजा युद्ध के बीच में ओसामा बिन लादेन का जिक्र कहां से आ गया, 21 साल पहले क्या हुआ, हम इससे तमाम जो पढ़ते हैं वो आज उठाने वाले हैं। इजराइल हमास युद्ध और भी भीषण होता हुआ नजर आ रहा है। नॉर्थ गाजा पर पूरी तरह से कंट्रोल हासिल करने के बाद इजराइल की सेना दक्षिणी गाजा में ऑपरेशन को तेज कर रही है। गाजा पट्टी में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। इजराइल की सेना हमास के ठिकानों पर लगातार हमला कर रही है। हमास की तरफ से भी इजराइल पर जवाबी हमले हो रहे हैं। जंग के बीच इजराइल की वॉर कैबिनेट में मतभेद की खबरें भी आ रही हैं। दावा इस बात का किया जा रहा है कि गाजा में ऑपरेशन और बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर इजराइल की वॉर कैबिनेट में अलग अलग मत उभर आए हैं। इन सब के बीच खबर यह भी आ रही है कि हमास ने शांति वार्ता में शामिल होने से साफ तौर पर इंकार कर दिया। हमास का साफ कहना है कि बंधकों की रिहाई के लिए जो बातचीत चल रही थी, हमास अब उसमें शामिल नहीं होने वाला है। आईडीएफ के ठिकानों पर हिजबुल्लाह के हमले भी जारी है। सीरिया में इजराइल ने भी बड़ा हमला किया है। इजराइल का साफ कहना है कि हमास के खात्मे के बाद अगला नंबर ईरान और हिजबुल्लाह का आने वाला है। इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। बंधकों की रिहाई की कोशिशों पर विराम लग गया है। हमास ने शांति वार्ता में शामिल होने से ही इंकार कर दिया। यह बड़ा झटका इजराइल के लिए। अस्पतालों पर हमला बंद करे आईडीएफ, यह पहले हमास की तरफ से कहा गया है। तो ये बहुत बड़ा झटका है इजराइल के लिए, क्योंकि कतर के रास्ते, कतर के जरिए लगातार जो पीस टॉक है, यानी कि कैसे बंधकों को छुड़ाया जाए, इस पर बातचीत चल रही थी। लेकिन अब हमास ने किसी बातचीत पर साफ तौर पर इंकार कर दिया है। तो अभी तक खबरें यह आ रही थी कि हमास सीजफायर के बदले बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अब इजराइल ने मध्यस्थों के जरिए इजराइल से बातचीत करने से साफ तौर पर इंकार कर दिया है। आखिर हमास ने शांति वार्ता में शामिल होने से क्यों इंकार कर दिया, यह आपको बताते हैं पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए। सवाल अब यह उठता है कि आखिर कब होगी बंधकों की रिहाई। हमास ने रोक दी है वार्ता, बातचीत में शामिल नहीं होगा हमास। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। अस्पतालों पर हमले से हमास बेहद नाराज हो गया है। इजराइल को कीमत चुकाने की धमकी दे दी गई है। अस्पताल पर जिस तरह से हमले बोले गए, इसके अलावा आईडीएफ पर मानवीय मूल्यों के उल्लंघन का भी आरोप हमास की तरफ से लगाया गया है। अब होगा क्या जब बातचीत को बंद कर दिया गया है? गाजा में युद्ध जारी रहेगा, यह साफ तौर पर कहा जा सकता है। बंधकों की रिहाई में रुकावट आएगी, यह भी अब साफ नजर आ रहा है। इसके अलावा बंधकों, आम नागरिकों की जान को भी बड़ा खतरा है। मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो ना सिर्फ बरकरार रहेगा बल्कि और ज्यादा ये बढ़ेगा। ये जो साफ तौर पर जो इस वक्त तस्वीरें हैं वो निकल कर आ रही हैं। अब इस पर बातचीत करते हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अचल मल्होत्रा सर, पूर्व राजदूत, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, और इसके साथ ही साथ मेजर जनरल सुधाकर सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अचल मल्होत्रा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत कतर के रास्ते हो रही थी, उस चैनल पर लगातार हो रही थी। अमेरिका कोशिश कर रहा था, इजराइल कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से हमास ने बंद कर दिया है। यह कितना बड़ा सेटबैक है इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि इस सेटबैक के बाद आप कह सकते हैं कि हालात बद से बदतर हो गए हैं। जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि अगर बंधकों को रिहा करने पे कोई कंसेंसस बन जाता तो एक पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता, जिसके बाद हम युद्ध विराम, या जिसे आप वो बोलते हैं कि एक पॉज, लड़ाई में पॉज की, ह्यूमैनिटेरियन पॉज की बात है, तो उस तरफ सोचा जा सकता था। लेकिन इस समय इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से बंधकों को छुड़वाना एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। इनफैक्ट जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं उसको भी ध्यान में रख के, हमास को पनिश करने के लिए तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें बंधकों को सही सलामत छुड़ाना है। इसमें ना सिर्फ उनकी जिंदगी का सवाल है बल्कि इजराइल की रेपुटेशन बहुत बड़ी स्टेक पे लगी हुई है। आपको याद होगा बहुत पहले जो एक ऑपरेशन करके इन्होंने छुड़वाया था, तो उसके बाद से इजरायली इंटेलिजेंस की रेपुटेशन कभी भी खराब नहीं हुई जितनी इस बार हुई है। तो बहुत से कारण है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें लोगों की जिंदगी तो इन्वॉल्व है ही है, बट इसका पूरा दारोमदार है इस बात के ऊपर कि अगर सक्सेस हो जाती है ये जो हॉस्टेजेस को छुड़वाने में, तो एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमास का अगर इस पे रिट्रैक्ट करना, और उनका ये कहना है कि जिस तरह से इजराइल अग्रेसिव होके
हॉस्पिटल बिल्कुल पे बिल्कुल अटैक अचल करा साहब, या चिंता की बात तो ये भी है कि आज ही जो खबर सामने आई कि एक 65 साल की जो महिला है जो बंधक थी उसका भी शव मिला है। मेजर जनरल सुधाकर सर भी हमारे साथ है। सर, ये कितनी चिंता की बात है, क्योंकि आज ही खबर आती है कि एक 65 साल की जो महिला बंधक है उसका शव मिला। अब बंधकों को नहीं छोड़ा जाएगा, तमाम जो बातचीत है वो बंद हो गई। आपके पास मैं आऊंगा सर सवाल के साथ, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, इसका मुझे रुक करना पड़ रहा है। युद्ध के बीच इजराइल की वॉर कैबिनेट में मतभेद उभर आया है। ये बहुत बड़ी खबर, हमास से बातचीत के खिलाफ सैन्य सुरक्षा अधिकारी, गाजा में हमास के खिलाफ लड़ाई को जारी रखने पर अब जोर दिया गया है। यानी रुख इस तरफ भी यही नजर आ रहा है, गाजा में हमास के खिलाफ लड़ाई को जारी रखना है। ये नेतन्याहू ने जो वॉर कैबिनेट की है तेल अवीव में, इसमें इस बात पर मतभेद उभर कर आया कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, और ये साफ कहा गया कि अभी बातचीत कुछ भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो लड़ाई है उसको और भी ज्यादा जोरदार तरीके से हमास के खिलाफ जारी रखना है। तो सवाल ये आपको बताते हैं कि इजराइल की वॉर कैबिनेट में मतभेद की मुख्य वजह क्या है। ये जो जानकारी बिग वॉल के जरिए जरा आप देखिए, इजरायली मीडिया सोर्स के मुताबिक इजराइल के कई मंत्री हमास से डील करने के साफ तौर पर खिलाफ नजर आ रहे हैं। और क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, बंधकों की रिहाई साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कुछ बंधकों की रिहाई से परिजनों का दुख और ज्यादा बढ़ जाएगा अगर कुछ ही बंधक छोड़े जाएंगे। इसके अलावा सरकार पर बाकी बंधकों को छुड़ाने का दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। हम देख भी रहे हैं कि कैसे परिवार वाले जो हैं इजराइल में वो लगातार प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि इस बात पर अब पूरा फोकस देने की बात कही जा रही है इस वॉर कैबिनेट में भी कि अभी युद्ध पर ही पूरा फोकस होना चाहिए। हमारे साथ सुधाकर सर भी। सुधाकर सर, ये जो वॉर कैबिनेट से बात निकलकर सामने आ रही है कि अभी कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, बंधकों से ज्यादा जरूरी है हमास का खात्मा, यह आप कैसे देख पा रहे हैं इसको? देखिए करण, पहली बात तो नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपने आपके चैनल में मेरे को इनवाइट किया इस समय। और जहां तक आप सवाल पूछ रहे हैं, देखिए कोई भी लड़ाई होता है, लड़ाई एक प्री डेजिग्नेटेड लड़ाई क्या है, वॉर इज एन एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं। लेकिन ये जो लड़ाई है ये टेररिज्म के खिलाफ है, ये टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन इसके पीछे काफी ऐतिहासिक कारण जुड़ा हुआ है जो समय को मद्देनजर रखते हुए इतना गहराई में हम जा नहीं सकते। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये कहूंगा कि कभी भी किसी भी लड़ाई होता है, हमेशा जो स्टेक होल्डर्स हैं, वॉरिंग पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन होना निहायत आवश्यक है। ये एक प्री रिक्विजिट है। इसके बिना लड़ाई का मात्रा और इंटेंसिटी किस दिशा में चला जाएगा, अगर यह बातचीत नहीं होगी तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता। आज के दिन में मैं मेरा मत शेयर करना चाहता हूं आपके चैनल के साथ। यह सवाल के पीछे एक मीनिंग जुड़ा हुआ है, क्या हम टेररिज्म के खिलाफ कोई एक्शन ले या ना ले। टेररिज्म के खिलाफ एक्शन लेना निहायत आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ बात भी करना निहायत आवश्यक है। बैक टू यू करण। ठीक है, यानी दोनों ही पॉइंट्स पर पूरा जोर देना बहुत जरूरी है। सर, एक बार फिर से आप करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, इराक में मिलिशिया गुटों का अमेरिकी बेस पर एक बार फिर से बड़ा हमला हो गया है। उत्तरी इराक के अमेरिकी बेस पर ड्रोन से हमला किया गया, अल हरीर एयरबेस को निशाना बनाया गया। तस्वीर आप देखिए किस तरह से बेस से, अमेरिकी बेस से धुआं उठता हुआ, बारूदी धुआं आसमान की तरफ उठता हुआ नजर आ रहा है। इराक में एक बार फिर से जो अमेरिकी बेस है उस पर मिलिशिया गुट की तरफ से हमला बोला गया है, और इस हमले के बाद जो बेस है उससे धुआं उठता हुआ भी नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें बता भी रही हैं कि आखिर बेस को कितना नुकसान पहुंचा है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के रक्षा मंत्री का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। गाजा के पश्चिमी हिस्से पर आईडीएफ का कब्जा हो गया इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट की तरफ से। यह बयान ऑपरेशन के अगले चरण की तरफ अब जो आईडीएफ है वो बढ़ रही है। यानी आप समझिए कि दो अलग अलग जगहों पर जो इजरायली फोर्स है उसको कामयाबी मिल गई। एक तरफ जो उत्तरी फ्रंट है, जो उत्तरी गाजा है, उस पर पहले ही कब्जा करने का, फुल कंट्रोल का दावा किया गया था। इसके साथ साथ अब जो इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट हैं वो इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि जो पश्चिमी हिस्सा है जो समुद्र के साथ लगता है उस पर भी कब्जा हो गया है आईडीएफ का। तो उत्तरी गाजा के बाद दक्षिण में जंग का दूसरा चरण, जी हां, यह खबर आ रही है।
इजरायली सेना की चेतावनी क्या है? दक्षिणी गाजा को खाली करो, दक्षिणी गाजा के 4 शहर छोड़ दो, यह साफ तौर पर कह दिया गया है। अपनी सुरक्षा के लिए घर से निकलो। कौन से शहर छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है? बानी शुहैला, ये वो शहर है, वो नाम है जो आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। खुजत, अब्बासन और करारा, इन शहरों को तुरंत ही छोड़ने का आदेश दिया गया है। शहरों में अभी कितने लोग हैं? करीब 1 लाख की संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। खतरा क्या है इस वार्निंग के बाद? सुरक्षित जगहों पर भी फैलेगी जंग। पहले उत्तर से दक्षिण जाने के लिए कहा गया था, लाखों की संख्या में लोग वहां से पलायन करके पहुंचे दक्षिण, लेकिन अब यहां पर ही बमबारी होगी। यूएन गाजा की 2/3 आबादी बेघर होने का खतरा और पहले ही बता चुका है, और उत्तर से बेघर लोगों ने दक्षिण में पनाह ले रखी। यूएन की तरफ से यह जानकारी पहले ही दी गई। अचल मल्होत्रा सर, अब तो सवाल ये उठता है कि पहले लोगों ने इसलिए पलायन किया उत्तर से दक्षिण की तरफ ताकि अपनी जान बचाई जा सके। मासूमों को लेकर लोग भागे, किसी भी तरह से पैदल निकलकर भागे दक्षिण की तरफ, लेकिन अब तो दक्षिण भी खाली करने के लिए कहा जा रहा है। ये कितना व्यवहारिक आपको नजर आ रहा है, और लोग कब कहां जाएंगे? उनके सामने ये बड़ा सवाल है। देखिए, बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो है ही है। सवाल ये है कि ये खाली करके जाएंगे कहाँ, क्योंकि बहुत से दूसरे देश जो आसपास के देश हैं वो रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे हैं। बिकॉज एक रिफ्यूजीज जो है जिस कंट्री में भी जाते हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन हो जाते हैं, और यूनाइटेड नेशंस की जो रिफ्यूजीज और डिस्प्लेस्ड पर्संस को हैंडल करने की ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, और जो विदिन जो गाजा के अंदर है वहां तक इनकी ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। तो कुल मिला के देखिए, मैं सारांश में इतना ये कहना चाहता हूँ कि हमास जो है टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, लेकिन इजराइल जिस तरीके से कर रहा है उसका जो कोलेटरल डैमेज जो सिविलियंस को हो रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। और वो हमास को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर इजराइल गाजा पट्टी को भी ऑक्युपाई करने के फिराक में है तो फिर पैलेस्टीनियंस कहाँ जाएंगे? देखिए, ऐतिहासिक तौर से पैलेस्टीनियंस को भी तो उनकी एक होमलैंड की जरूरत थी। ये गलत तरीका हमास ने अपनाया, लेकिन पैलेस्टीनियन जो मूवमेंट थी वो तो हमेशा पीसफुल थी, लेकिन ये हमास ने गलत तरीका अपनाया, उसको कंडेम करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। लेकिन कोई इस बारे में सोच नहीं रहा कि ये जमीन जो एक जमाने में पैलेस्टीनियंस की हुआ करती थी उन्हें होमलैंड नहीं मिला। 1948 के बाद इजराइल तो रिकॉग्नाइज हो गया, इंडिपेंडेंट कंट्री हो गई, यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बन गया। पैलेस्टाइन को अभी तक जो है सिर्फ एक ऑब्जर्वर स्टेटस दे रखा है यूएन में, कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। हमास को न्यूट्रलाइज कीजिए, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करते वक्त आप इन सब चीजों को बिल्कुल। और अच्छा सर, खतरा तो अब ये बना हुआ है लगातार, जो कहा भी जा रहा है कि जब यहां पर अगर कोलेटरल डैमेज होगा, यानी आम लोगों की जान जाएगी, तो वो कहीं ज्यादा होगी, जो कुछ हमने उत्तर में देखा मंजर। और अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। हमास के गोला बारूद कारखाने पर इजरायली सेना की रेड। हमास के ठिकानों से आईडीएफ ने रॉकेट जब्त किए। बिस्लाह और यहलम ब्रिगेड ने हमास के ठिकानों पर रेड की है। हमास के गोला बारूद कारखाने को आईडीएफ ने ध्वस्त किया। और वहीं पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे के अंदर गाजा में भीषण हमले हुए हैं। इजरायली लड़ाकू विमानों ने जमकर तबाही मचाई है। हमास के कई ठिकानों को तबाह किया गया। और हमास की सुरंगों को लेकर एक बहुत बड़ा इनपुट आ रहा है। हमास की सुरंगों के खिलाफ आईडीएफ का प्लान, सुरंगों के खिलाफ सीवेज का होगा इस्तेमाल, ये कहा गया अमेरिकी सैन्य एक्सपर्ट क्रिस मॉरिस का ये दावा। ככה נראה הפיר. तो हमास की सुरंगें जो कुल मिलाकर 500 स्क्वायर किलोमीटर के भी इलाके में फैली हुई हैं, अब आखिर इसके खिलाफ क्या है तैयारी इजराइल का नया प्लान क्या है? क्या है सीवेज का जो इस्तेमाल करने वाला प्लान, यह आपको बताते हैं। दरअसल सीवेज का इस्तेमाल किया जाएगा और इससे भयंकर गंदगी को फैलाना प्लानिंग में शामिल किया गया है, जो कि सुरंग के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मिस्र से बाकायदा इसकी सीख ली गई। हुआ क्या था आप देखिए, 2013 में दरअसल इसको अमल में लाया गया था। सिनाई में सुरंग को बंद किया गया था, सुरंग में छोड़ा गया था।
पंप से गंदा पानी, सीवेज का पानी, तस्करी के खिलाफ सुरंग का इस्तेमाल इसी तरीके से बंद किया गया था। सेकंड विकल्प क्या है? सेकंड ऑप्शन, विशेषज्ञ बलों को सुरंगों में भेजना। ये एक दूसरा ऑप्शन है, सुरंगों के प्रवेश द्वार को बर्बाद कर देना ताकि इसके बाद जो हमास के इलाके हैं उनकी आवाजाही बंद हो पाए। फोम वाले बमों से एंट्री पॉइंट्स को बंद करना यह भी एक विकल्प के तौर पर है। हवा से सुरंगों को निशाना बनाना। तो ये वो तमाम विकल्प हैं कैसे जो टनल का, सुरंगों का संसार अंडरग्राउंड बिछा रखा है उसको ध्वस्त करना है। अब किसका क्या दावा है? अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञ क्रिस मॉरिस की तरफ से इस बात का दावा किया गया है कि इस तरीके से अब जो सुरंगें हैं हमास की तरफ से बनाई गई है उसको खत्म किया जाएगा। हमारे साथ सुधाकर सर। सुधाकर सर, ये जो सुरंगों का जाल बिछा रखा है हमास ने अंडरग्राउंड पूरे गाजा के अंदर, हालांकि बड़ी संख्या में सुरंगों को ध्वस्त भी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर है इजरायली फोर्स के सामने? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं करण, ये 500 किलोमीटर, आप कह रहे हैं 560 किलोमीटर की नेटवर्क है और मेरे रिसर्च और स्टडी के मुताबिक ये हॉस्पिटल, स्कूल, मॉल्स, ये इंस्टीट्यूशंस, एस्टेब्लिशमेंट, सोशल सेंटर्स, टाउन सेंटर्स के नीचे से ये शुरू होते हैं और फैलते हैं अलग अलग जगह, मोहल्ला टू मोहल्ला। तो ये इस तरह फैले हुए हैं। कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, लॉजिस्टिक बेसिस हैं, एम्युनिशन डेपोज हैं और उनका एफओएल डंप है, फ्यूल डंप। तो इस किस्म की चीजें अगर उनका लॉजिस्टिक सपोर्ट, इनका जो लड़ाई, हमास का लड़ाई को सपोर्ट करने वाले जो नोड्स हैं, अगर इनको बर्बाद नहीं करेंगे या हमास को डिफीट करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मिलिट्री ऑब्जेक्टिव आज के दिन में इजराइल अगर कुछ सामने पेश किया है वो बातों बातों में और आर्टिकुलेशन टाइम टू टाइम ऑफ लीडरशिप, तो सिर्फ मिलिट्री ऑब्जेक्टिव सामने लाए हैं, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अभी तक सामने नहीं आया है। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के मुताबिक ये बहुत लंबा खींचने जा रहा है। ये जो सुरंगों का लड़ाई है ये आपने 5-6 तरीके आपने बताए हैं। इसके अलावा गैस को यूज किया जा सकता है, पैथोजेंस यूज कर सकते हैं और उसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन उसको आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि हर एक सुरंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, पानी की कनेक्शन है, फ्यूल कनेक्शन है, ऑप्टिकल फाइबर है। तो बहुत सारे किस्म की स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी उनके अंदर है और स्टोरेज फैसिलिटी है, एसी फैसिलिटी है। तो इसलिए ये इतना जल्दी नाकारा करना बहुत मुश्किल होगा। लंबे दौर का खेल है और ये जो सीवेज पाइपलाइन का जो पद्धति है, यानी सुरंगों को बहुत जल्द खत्म कर दिया जाए, तबाह कर दिया जाए, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, लेकिन इन्हें तबाह करना भी बहुत जरूरी है। आईडीएफ को अगर वाकई में हमास का सही तरीके से संपूर्ण विनाश करना है। एक और बड़ी खबर का सर हम रुक कर रहे हैं। ईरान के कुछ फोर्स प्रमुख का बहुत बड़ा बयान सामने आ रहा है। हमास की हर तरह से मदद करेगा ईरान, ये इस्माइल कानी की तरफ से कहा गया। इजराइल के खिलाफ युद्ध में ईरान हमास के साथ है। इस्माइल कानी का यह बयान इजराइल को उसके मकसद में कामयाब होने नहीं देंगे। तो देखिए ईरान की तरफ से तो लगातार किस तरह से साथ दिया जा रहा है लॉजिस्टिक तरीके से, इसके अलावा प्लानिंग के तौर पर, युद्ध नीति के तौर पर, ट्रेनिंग के तौर पर, हर तरीके समझ तो आ ही रहा है। लेकिन अब जो कुछ फोर्स है ईरान की, उसके प्रमुख की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि हम जो सपोर्ट है वो और ज्यादा बढ़ाएंगे। इस्माइल कानी बोल रहे हैं कि हम इजराइल के मकसद को कामयाब नहीं होने देंगे, यानी हमास के साथ लगातार हम खड़े रहेंगे। तो जब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ, ईरान हमास के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ईरान समर्थित कई चरमपंथी संगठन तो इजराइल और अमेरिका पर हमले भी कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि ईरान समर्थित संगठन कैसे हमास की मदद कर रहे हैं। ये वो संगठन है जिनकी फंडिंग और हथियार जैसे सपोर्ट ईरान से लगातार मिल रहे हैं। हमास की मददगार ईरान की सरकार, ये आप देखें, हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही, फिलिस्तीन और इस्लामिक इराक, सीरिया के चरमपंथी, ये वो तमाम संगठन हैं जो लगातार हमास के साथ खड़े हुए हैं और उनकी जानकारी इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आप देखें, इजराइल के एयरफोर्स वॉर प्लान तैयार कर चुकी है, पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं पर भी करेंगे स्ट्राइक। ये जानकारी सामने आ रही है। अब निशाने पर ईरान, हिजबुल्लाह भी, यह आईडीएफ बोल रहा है। इजराइल के एयरफोर्स के चीफ मेजर जनरल टोमेर बार का जंगी ऐलान सामने आया, इजरायली कदम पीछे अब नहीं खींचेंगे। ये इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बहुत बड़ी बात, बड़ा ऐलान किया गया। गाजा के बाहर भी हमले अब हम करेंगे, ईरान की धमकियों का जवाब देंगे। हमास की तरह हिजबुल्लाह का भी संपूर्ण विनाश होगा, खात्मा होगा। यानी
ये युद्ध अब सिर्फ हमास के खात्मे तक नहीं रहेगा, बल्कि उसको मदद करने वालों का भी खात्मा किया जाएगा। यह आईडीएफ की तरफ से कह दिया गया। तो निशाने पर अब हमास के मददगार भी आ गए। आईडीएफ का नया वॉर प्लान तैयार हो गया है। यह आप जरा देखें, आईडीएफ का ऑपरेशन सर्वनाश क्या है। वायुसेना प्रमुख का विध्वंसक प्लान। मेजर जनरल टोमेर बार का ऐलान है, ईरान हिजबुल्लाह भी अब नहीं बचेगा। पूरे मिडिल ईस्ट में करेंगे अब हम एयर स्ट्राइक, कहीं पर भी बम बरसा सकते हैं जो हमास के साथ खड़े हुए हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में बमबारी अब संभव है। हमास के मददगारों का अंत करेंगे, चुन चुनकर दुश्मनों का खात्मा करेंगे, मारेंगे। इसके साथ ही ईरान हिजबुल्लाह की धमकी, आईडीएफ के हमलों से युद्ध फैलेगा, नया मोर्चा खुलेगा। हिजबुल्लाह नसरल्लाह ने जंग की चेतावनी दी है। ईरान हिजबुल्लाह देगा इसका जवाब, यह भी कहा गया है। अब गाजा से बड़ा युद्ध होगा, इजराइल को तबाह कर देंगे। यानी आप देखिए वही होता हुआ नजर आ रहा है जो युद्ध की शुरुआत में कहा जा रहा था। अचल मल्होत्रा सर, इस बात की तो चिंता शुरुआत में जाहिर की गई थी कि क्या जिस तरह से कंप्लीट जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो आज हमास के साथ खड़ा हुआ है, की प्लेयर के तौर पर ईरान यहां पर है और साथ ही साथ हिजबुल्लाह मदद कर रहा है, तो युद्ध सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होगा, युद्ध का दायरा बहुत बढ़ेगा। और अब तो वही धमकियां दी जा रही है। देखिए, मेरा ये मानना है कि आप ये नहीं कह सकते कि पूरा इस्लामिक वर्ल्ड जो है इस समय हमास के साथ खड़ा है। हाँ, आप इतना जरूर डेफिनेटली कह सकते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड में जितनी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सट्रीमिस्ट हैं, एंटी वेस्ट है, एंटी अमेरिका है, वो जरूर एक साथ पोलराइज होके आ गई हैं। स्टेट लेवल पे ईरान खुल के सामने आया है और इजराइल भी ऑफ लेट बहुत ज्यादा उसका जो इजराइल का टर्की जो है, टर्की का जो क्रिटिसिज्म है इजराइल का, वो भी पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज्यादा सख्त हो गया है। अभी हाल ही में टर्की के प्रेसिडेंट ने इजराइल को टेरर ऑर्गेनाइजेशन, टेरर स्टेट बताया। तो ये अभी स्टेट्स जो है मिडिल ईस्ट की जो क्रूशियल थी, जो पहले अरब इजराइल वॉर में इन्वॉल्व थी, इजिप्ट हो गया और दूसरी कंट्रीज थी, वो अभी एक अपना अलग से पोजीशन बना के बैठी है। हमास के खिलाफ तो जाहिर है चूंकि वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको सपोर्ट खुल के नहीं कर सकते, लेकिन ये कहना कि अभी वो एक साथ आ गए हैं इजराइल के खिलाफ, वो मुश्किल है, क्योंकि पिछले 20-25 साल में इक्वेशन, समीकरण बहुत बदल चुके हैं इजराइल के साथ बहुत सारे। लेकिन अच्छा सर, बहुत संक्षेप में इस धमकी को आप कैसे देखेंगे जो आईडीएफ ने बोला कि अब मिडिल ईस्ट में कहीं पर भी बमबारी हम कर सकते हैं, स्ट्राइक को अंजाम दे सकते हैं? नहीं, ये बहुत सीरियस है। जहां तक इजराइल और ईरान का सवाल है, इनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। वो एक दूसरे के अस्तित्व के खिलाफ खतरा मानते हैं। तो ये जिस तरह हमास को न्यूट्रलाइज करने के लिए निकले हैं, तो और आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर उन्हें हमास पे सक्सेस मिलती है तो फिर ये दूसरी तरफ भी अपना कदम बढ़ा सकते हैं, और ऐसे में इन्हें टैसिट सपोर्ट अमेरिका से और वेस्ट से डेफिनेटली मिलने वाली है। ठीक है, तो और भी आगे युद्ध विस्तार ले सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा युद्ध के बीच ओसामा का खत सामने आया। खत सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस लेटर में फिलिस्तीन, यूएस का जिक्र किया गया। 21 साल पहले लिखा गया यह खत। दावा इस बात का है कि ओसामा बिन लादेन ने इस खत को 21 साल पहले लिखा था और अब इस खत की डिटेल सामने आ रही है। यह खत सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और मौजूदा जो संघर्ष चल रहा है, जो इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन, जो हमास है, उसका जिक्र बाकायदा इस खत में किया गया है। तो आप देखिए यह खत बहुत तेजी के साथ इसको शेयर किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो गाजा युद्ध के बीच ओसामा का खत क्या बतला रहा है, खबर क्या सामने आई है? अमेरिका को लिखा लादेन का खत वायरल हो रहा है। दावा इस बात का है, कब लिखा गया था? कहा जा रहा है कि 21 साल पहले साल 2002 9/11 हमले के बाद इस खत को लिखा गया। अभी क्यों ये वायरल हुआ है? दरअसल अमेरिका फिलिस्तीन का इसमें जिक्र किया गया है। फिलिस्तीन पर क्या लिखा गया है? अमेरिका के नाम खत लिखा गया है। शीर्षक है, फिलिस्तीन को बंदी नहीं बनाया जा सकता, हम बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीनियों के घर लगातार बर्बाद हो रहे हैं। अमेरिकी यहूदियों के नौकर बन गए हैं। अमेरिका ने क्या कहा? लेटर वायरल होने की निंदा हम करते हैं। यह अमेरिका का जो रुख है वो सामने आया। और देखिए हमारे साथ इस बुलेटिन में हमारे खास मेहमान भी जुड़े, अचल सर आपका और सुधाकर सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।